हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 9 टॉपर, जहां हम सीबीएसई क्लास 9 के एसएसटी, स्टडी टिप्स, स्ट्रैटेजीज बहुत कुछ पढ़ते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को देख लो, उसके बाद खुद पे खुद कर लोगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पेस्टोरल लिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और ये हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोथ फॉर योर यूनिट टेस्ट एंड योर मिड टर्म्स। चैप्टर काफी लेंदी है, लेकिन आज इस चैप्टर को हम वन शॉट रिविजन में कंप्लीट करने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं कम से कम टाइम में। सो इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर की पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि ताजा वीडियो आपको यूट्यूब इन्फॉर्म कर दे और आप ताजा वीडियो देख पाए। ठीक है, अच्छा, आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट 3 बच्चा पार्टी। एक का नाम है निहारिका अग्रवाल, एक का नाम है समर्थ गुप्ता और तीसरे का नाम है हिमांशु अग्रवाल। तो 2 अग्रवाल और 1 गुप्ता जी, कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके होमवर्क क्वेश्चन का सबसे जल्दी सबसे सही आंसर दिया था। आज के भी लेक्चर में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देने वाली हूं। तो आपको करना क्या है कि लेक्चर को देखना है, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट्स में। और अगर आपका यूजर नेम, जो यूट्यूब पे यूजर नेम है, उसमें अगर आपका सही नाम नहीं आ रहा है तो आंसर के साथ अपना नाम भी लिख देना है, और क्या पता अगले लेक्चर में आपका नाम अनाउंस हो जाए। ठीक है, साथ में ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आज के लेक्चर के लिए, वो एनसीईआरटी से ही बनाए कंप्लीटली। एनसीईआरटी के चैप्टर को कंडेंस करके, कंसाइज करके, बोले तो छोटू करके मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में एडेड है। लेकिन अगर आप सारे नोट्स एक जगह पे चाहते हो तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है सोशली शुभम करके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में भी है, आप उसे ज्वाइन कर लो। तो उसके मीडिया सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप के मीडिया सेक्शन में आपको सारा मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर पेस्टोरल लिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या ज्योग्राफी पढ़ते हो तो पैसे की बातें होती है, जॉब्स की बातें होती है, इकोनॉमी की बातें होती है, लेकिन कभी भी हम नोमैडिक कम्युनिटी या पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं। देश के जब डेवलपमेंट की बात होती है तब भी इन लोगों को भूल जाते हैं। तो क्या ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या नोमैडिक कम्युनिटी, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी दुनिया के लिए या इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? द आंसर टू दैट इज नो। ये हमारी इकोनॉमी में, ये हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात तो ये भी उतने ही देश के वासी हैं, सिटीजन हैं, जितने आप और हम लोग हैं, और साथ में ये इनका इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा हाथ होता है ना। हु आर नोमैडिक पीपल? सो फॉर अ वेरी इजी डेफिनेशन आई विल टेल यू कि नोमैडिक लोग वो होते हैं जो एक जगह पे सेटल्ड नहीं होते हैं। तो यू कैन बेसिकली से कि सोसाइटी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं सेटल्ड पीपल और एक होते हैं अनसेटल्ड पीपल। सेटल्ड लोग होते हैं जिनका एक जगह घर होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, जहां पे उनकी फैमिली रहती है, वहां पे उनके खत वगैरह आते हैं, चिट्ठी वगैरह डिलीवर होती है, जैसे आपका घर, जैसे मेरा घर। अनसेटल्ड लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते हैं बल्कि वो मूव करते रहते हैं, तो उन्हें हम प्यार से नोमैड्स भी बोलते हैं। सो हु आर नोमैड्स? नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस। सिर्फ एक जगह पे नहीं रहते हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो रहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहते हैं, एक परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी जरूरतों के मुताबिक वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये लोग जाते कहाँ हैं? ये कोई काम करने तो जा नहीं रहे हैं दफ्तर, ये कोई स्कूल तो जा नहीं रहे हैं पढ़ने, तो ये लोग मूव करते क्यों हैं? कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं ये आज सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने डिटेल में पढ़ना है इंडिया की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में और अफ्रीका की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा कि पेस्टोरलिज्म होता क्या है और इंडिया और अफ्रीका में कौन कौन सी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं, कैसे कॉलोनाइजेशन की वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हमारे पेस्टोरलिस्ट लोगों पे क्या असर पड़ा था, और उन्होंने इससे कोप करने के लिए, इससे उभरने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज निकाली। सो ये 3 पार्ट में चैप्टर है डिवाइडेड। नाउ आगे जाने से पहले जो डाउट कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मैम नोमैड्स और पेस्टोरलिस्ट एक ही होता है क्या? हाँ, एक ही बात है। इस चैप्टर के लिए नोमैड्स बोलो, पेस्टोरलिस्ट बोलो, एक ही बात है। नोमैड्स जिस तरीके से रहते हैं उसको तुम क्या बोल दोगे? पेस्टोरलिज्म। उनके जो रहने का तरीका है, उनका जो लिविंग का तरीका है, दैट इज नोन एज पेस्टोरलिज्म, और उनको क्या बोलते हो? पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इंडिया के टॉप से स्टार्ट करते हैं, कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। पहले कश्मीर की बात करेंगे, फिर हिमाचल की बात करेंगे, फिर उत्तराखंड की बात करेंगे, फिर प्लेन एरिया पे आएंगे, है ना। सो कश्मीर की बात करें तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ नोमैड्स देखी जाती है, जिसका नाम है गुज्जर बकरवालास। गुज्जर बकरवाला जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया को बिलोंग करते हैं। अब देखो, सारे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी अलग अलग एनिमल से लिंक्ड होते हैं।
अब कश्मीर की बात हो रही है तो उनके वो वाले एनिमल्स होंगे जो इतने ठंडे एरिया में, ऐसे पहाड़ी एरिया में रह सकते हैं, राइट। सो गुज्जर बकरवाला जो है वो किसको हर्ट करते हैं बच्चा, वो गोट को हर्ट करते हैं और शीप को हर्ट करते हैं। और ये गोट और शीप भी कौन सी वाली होती है, पहाड़ी वाली होती है। अब ये लोग मूव करते हैं क्योंकि नोमैडिक कम्युनिटी है तो एक परमानेंट एड्रेस पे तो रहेगी नहीं, ये मूव करती रहेगी। तो 19th सेंचुरी से देखा गया है कि ये लोग माइग्रेट करते हैं अपने सारे के सारे एनिमल्स को लेके। अब माइग्रेट करने का रीजन क्या है भैया, क्यों करते हैं माइग्रेट, इतने सारे एनिमल्स को लेके एक काफिला बना के चलते हैं ये लोग ना, झुंड बना के चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक फैमिली मूव करेगी, खूब सारी फैमिलीज एक साथ मूव करती हैं, 100-200 पीपल एक साथ मूव करते हैं और एनिमल्स अलग, सबके पास 100 एटलीस्ट एनिमल्स होते हैं। तो सोचो कितना बड़ा काफिला निकलता होगा। सो द ग्रुप ऑफ गुज्जर बकरवालास इज नोन एज काफिला, और ये काफिला में निकलते हैं। अब ये मूव क्यों करते हैं बच्चा, मूव करते हैं क्योंकि इनको सीजनल अपना सर्वाइवल देखना होता है। देखो कश्मीर में बहुत बर्फ पड़ती है तो विंटर के टाइम पे कई एरियाज कश्मीर के ऐसे होते हैं जो रहने लायक ही नहीं बचते हैं, स्पेशली फॉर एनिमल्स। एक तो ठंड बहुत बढ़ जाती है, दूसरा एनिमल्स क्या खाते हैं, हमारी तरह रोटी सब्जी तो खाते नहीं है, एनिमल्स खाते हैं घास। इनको चाहिए बड़े बड़े घास वाले एरियाज। घास वाले एरियाज को क्या बोलते हैं बच्चा, पैस्चर लैंड। क्या बोलते हैं बच्चा, पैस्चर लैंड। जो तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन पे सिर्फ घास ही घास उगी होती है, उस पे हीरोइन जाके नाच रही होती है, हीरो जाके नाच रहा होता है। दोज आर बेसिकली पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड्स आर द मेन फॉडर ग्राउंड, फीडिंग ग्राउंड फॉर दीज एनिमल्स। तो पैस्चर लैंड में सर्दियों में क्या हो जाती है, बहुत बर्फ पड़ जाती है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची लेयर बर्फ पड़ जाती है, तो घास तो दिखती नहीं है, ऊपर से एनिमल्स भूखे रह जाते हैं। तो गुज्जर बकरवाला क्या करते हैं, विंटर्स में सितंबर खत्म होते होते जब कड़ाके की ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है कश्मीर वाले एरिया में, तो ये नीचे वाले शिवालिक पे आ जाते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आपने पढ़ा है, शिवालिक कौन सा एरिया होता है, सबसे नीचे वाली पहाड़ी की बात कर रहे हैं। हिमालय की 3 लेयर होती है ना, तो ये शिवालिक पे आ जाते हैं क्योंकि शिवालिक पे बाकी 2 लेयर्स के मुकाबले काफी कम ठंड होती है, काफी कम बर्फ होती है। तो ये लोग अपने स्नो कवर्ड माउंटेन्स को छोड़ के लो लाइंग मतलब कि जो छोटा पहाड़ है वहां पे आके बस जाते हैं। कब, विंटर्स में बच्चा। अब जब समर्स आने लगती है तो इनके एनिमल्स को ना थोड़ी इरिटेशन होने लगती है, इनको भी इरिटेशन होने लगती है क्योंकि ये हैं तो ठंडे इलाके के, बहुत ठंडे इलाके के। तो ये समर्स के टाइम क्या करते हैं, अपने शिवालिक वाले एरिया को छोड़ देते हैं और फिर से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, यानी कि और ऊपर पहाड़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आपने फिजिकल फीचर्स में ये भी पढ़ा है कि हिमाचल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, पीर पंजल। तो देखो हिमाचल में 3 रेंज है ना, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो शिवालिक से पीर पंजल को पार करके ये या तो हिमाचल चले जाते हैं, कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज होती है इनमें से जो और ऊपर बिल्कुल हिमाद्री वाली साइड भी चली जाती हैं। तो क्यों मूव करते हैं, दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ सीजन, बिकॉज ऑफ विंटर, एंड दिस कम्युनिटी इज नोन एज गुज्जर बकरवालास। नाउ सेकंड कम्युनिटी इज बच्चा हिमाचल प्रदेश की। ये भी पहाड़ी कम्युनिटी है लेकिन कश्मीर के पहाड़ और बड़े होते हैं, हिमाचल के पहाड़ थोड़े से छोटे होते हैं। इस कम्युनिटी का नाम है गड्डी, गड्डी कम्युनिटी। गड्डी कम्युनिटी क्या होती है बच्चा, शेफर्ड होती है। शेफर्ड कौन सी कम्युनिटी होती है, जो बकरियों का पालन करती है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी गोट से लिंक्ड है। इनके जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो हर्ड होती है वो गोट की होती है। अभी आगे आगे चैप्टर में आप देखोगे कि अलग अलग पेस्टोलिस कम्युनिटी की अलग अलग हर्ड है, कोई कैटल पाल रहा है, कोई गोट पाल रहा है, कोई कैमल भी पाल रहा है। तो इनकी क्या है, इनकी गोट्स है। अब इनका मूवमेंट भी क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में रहते हैं, विंटर की वजह से इनका मूवमेंट होता है। तो ये हिमाचल के अंदर जब विंटर पड़ता है तो ये लो लाइन शिवालिक एरिया पे आ जाते हैं। भाई शिवालिक कश्मीर में भी, हिमाचल में भी, नेपाल तक फैला हुआ है। तो ये शिवालिक वाले एरिया में आ जाते हैं जहां पे इन्हें थोड़े से स्क्रब फॉरेस्ट मिल जाते हैं जो इनके एनिमल्स की ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाते हैं। और जब समर्स आती है, अप्रैल आना शुरू होता है, तो इनके लिए शिवालिक वाला एरिया बहुत गर्म हो जाता है। तो ये फिर से कहां मूव कर जाते हैं, ऊपर की तरफ। ऊपर हिमाचल, लाहौल हो गया, बहुत हाइट पे, स्पीति वैली हो गई, बहुत हाइट पे हिमाचल में। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं जहां पे इन्हें हायर माउंटेन के क्या मिलते हैं बच्चा, मेडोज मिलते हैं। मेडोज का क्या मतलब होता है, हरी हरी घास के जो ग्रासलैंड्स होते हैं। बोलोगे मैम अभी तो पैस्चर लैंड बता रहे थे आप उसे, पैस्चर लैंड, मेडोज एक ही बात है आपके लिए, ठीक है। सो ये वहां पे मूव कर जाते हैं। तो दोनों ही कम्युनिटीज का मूवमेंट किसके लिए हुआ बच्चा, विंटर सीजन की वजह से हुआ, ठंड की वजह से हुआ ना। अब थोड़ी सी और नीचे आते हैं, उत्तराखंड की साइड आते हैं। उत्तराखंड को ना 2 पार्ट्स में बोला जाता है। ट्रेडिशनली उत्तराखंड के लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, गढ़वाल रीजन, कुमाऊं रीजन। गढ़वाल रीजन का मतलब होता है उत्तराखंड का और ज्यादा पहाड़ी इलाका, ऊंचा इलाका, और कुमाऊं रीजन होता है थोड़ा सा
है तो पहाड़ दोनों ही, लेकिन कुमाऊं रीजन होता है थोड़े छोटे वाले पहाड़, राइट। तो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में हमें जो कम्युनिटी देखने को मिलती है दैट इज गुज्जर। लेकिन ये बकरवालाज नहीं है। बकरवालाज क्या करते थे, गोट्स और शीप के साथ डील करते थे। गुज्जर ये वाले कैटल हर्डर किसके साथ डील करते हैं, कैटल के साथ, यानी कि बैल बकरियां भी नहीं, गाय बैल के साथ डील करते हैं, गाय भैंस बैल के साथ डील करते हैं, राइट, कैटल के साथ डील करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि ड्राई फॉरेस्ट की तरफ आ जाते हैं, नीचे शिवालिक की तरफ आ जाते हैं, भब्बर की तरफ आ जाते हैं, है ना, बब्बर की तरफ आ जाते हैं जब विंटर पड़ता है, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल नहीं हो रही होती है। और जब गर्मियां आनी होती हैं तो ये ऊपर की तरफ जल जाते हैं, बुगियाल। तो बेसिकली उत्तराखंड को आप दो पार्ट में इमेजिन करो, कुमाऊं और गढ़वाल अभी छोड़ो, ऊंचे वाले पहाड़ और नीचे वाले पहाड़। ऊपर वाले पहाड़ को मैंने बोला बुगियाल, नीचे वाले पहाड़ को मैंने बोला भब्बर। पढ़ा ना भाई, फिजिकल फीचर्स में पढ़ा ना, भब्बर कौन सा एरिया होता है, पहाड़ों के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है जहां पे पानी जो है गुम सा हो जाता है, पढ़ा है ना ये सब। तो ये भब्बर में आ जाते हैं विंटर के टाइम पे, और समर के टाइम पे चले जाते हैं बुगियाल वाली साइड। अब हमने 3 कम्युनिटीज तो पढ़ ली, हमने तीनों कम्युनिटी में पैटर्न देखा साइक्लिक मूवमेंट का। समर और विंटर में ये तीनों कम्युनिटीज क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। और तीनों कम्युनिटीज किसको बिलोंग करती थी, हिमालयाज को बिलोंग करती थी। तो बच्चा ऐसी और भी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि भूटियाज होते हैं, शर्पाज होते हैं, किन्नौरीज होते हैं। ये सब लोग जो भी पहाड़ी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज होती हैं वो सीजन की वजह से मूव करती हैं, क्योंकि इनके जो एनिमल्स होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना तो वो बहुत ज्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, स्नोफॉल बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इनका जो लाइवलीहुड है, जैसे हम आप तो क्या है नौकरी कर लेंगे, लेकिन इनका जो लाइवलीहुड है वो इनके एनिमल्स से ही चल रहा है। चाहे ये एनिमल्स की वूल बेचे, चाहे उनका मिल्क बेचे, चाहे उनसे खेती करवाए, जो भी करवाए, एनिमल ही इनका लाइवलीहुड है। तो उनकी देखभाल के लिए इन्हें मूवमेंट करना पड़ता है। सो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो इनके एनिमल का सर्वाइवल हो जाता है, इनका भी सर्वाइवल हो जाता है। दूसरा, पैस्चर लैंड जो है ठीक ठाक रहते हैं। बच्चा अगर अब एक ही घर में सब्जी को, मान लो पूरा फ्रिज आपका सब्जियों से भरा हुआ है, लेकिन आप एक ही सब्जी को रोज रोज बना रहे हो, है ना, आज भी भिंडी बना दी, कल भी भिंडी बनाओगे, परसों भी भिंडी बनाओगे, तो भिंडी खत्म हो जाएगी ना यार। बदल बदल के सब्जियां बनाओगे तो शायद भिंडी अगले हफ्ते तक भी चल जाए। बहुत छोटा सा लॉजिक दे रही हूं, लेकिन वही लॉजिक इसमें भी लगा के देख सकते हो आप। अगर आप एक ही ग्राउंड में बार बार उसी घास को अपने एनिमल्स को खिलवा रहे हो तो वो घास तो खत्म हो जाएगी, घास खत्म हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, फिर एनिमल्स को क्या खिलाओगे। इससे अच्छा जब आप साइक्लिक मूवमेंट कर रहे हो, कभी ऊंचे वाले पहाड़ की घास खिला रहे हो, कभी नीचे वाले पहाड़ की घास खिला रहे हो, तो जब आप नीचे वाले पहाड़ की घास खिला रहे हो तो ऊंचे वाले पहाड़ के ग्रास के पास टाइम है ना रिकवर करने के लिए, अपनी फर्टिलिटी को बरकरार करने के लिए, एंड वाइस वर्सा नीचे वाले के पास है जब आप ऊपर वाली घास खिला रहे हो। सो व्हेन यू डू साइक्लिक मूवमेंट द सॉइल रीजनरेट्स इट्स फर्टिलिटी। सॉइल क्या है, अपनी फर्टिलिटी को, उपजाऊ शक्ति को बढ़िया बना लेती है, फिर से जो है रिप्लेनिश कर लेती है, विच हेल्प्स इन हेल्दी पैस्चर लैंड। ओवर ग्रेजिंग नहीं होती है, हेल्दी पैस्चर लैंड्स बनते हैं। कुछ तो हो गया, रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रही हूं डर लगा मुझे एनीवे ओके, तो आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये है आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। आंसर देखो आपको कमेंट्स में देना पड़ेगा, लाइव चैट में देके फायदा नहीं है। कमेंट्स में दोगे, अगली क्लास में हो सकता है आपका नाम अनाउंस हो जाए। टॉप 5 बच्चों का होता है। चलो नेक्स्ट इज ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन एंड डिजर्ट। अगर इंडिया का मैं झंडा बना के देखूं, देखो यार गाली मत देना क्योंकि बहुत फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूं। वैसे तो मैं इंडिया का झंडा बहुत अच्छा बनाती थी पहले, लेकिन अभी जो है फ्री हैंड ड्राइंग हो रही है। तो हमने क्या किया, इस वाले एरिया का तो पूरा पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज पढ़ लिया। अब जो है हम कौन कौन से एरिया पे जा रहे हैं बच्चा, अब हम जा रहे हैं यूपी पे, अब हम जा रहे हैं राजस्थान पे, हरियाणा पे, पंजाब पे, गुजरात पे, मध्य प्रदेश पे, और हम यहाँ पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरे एरिया में जा रहे हैं। साउथ इंडिया में नहीं जा रहे, बिल्कुल सदर्न इंडिया में नहीं जा रहे हैं, केरला तमिलनाडु में नहीं जा रहे। इस पूरे एरिया की बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लेन एरिया भी है, प्लेट्यू एरिया भी है, डेजर्ट एरिया भी है, ठीक है। तो धीरे धीरे कम्युनिटीज पढ़ते हैं। पहली कम्युनिटी है हमारी महाराष्ट्र की, जिसका नाम है ढंगर कम्युनिटी। ढंगर कम्युनिटी, अच्छा अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, चाहे आपने ढंगर कम्युनिटी पढ़ी,
या आपने गुज्जर बकरवालास पढ़ा, ये सब हम प्री कॉलोनियल टाइम की बातें कर रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में नहीं आए थे तो ये बहुत खुल के मूव कर पाते थे कम्युनिटीज, क्योंकि इन पे बंदिशें नहीं थी, लेकिन इन पे बंदिशें लग गई। तो चैप्टर जब आगे चैप्टर में हम इनकी बंदिशें भी पढ़ेंगे। बट एनीवे लेट्स फोकस ऑन ढंगर। ढंगर कम्युनिटी जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन होता है शेफर्ड होना, यानी कि वो क्या पालती है, वो गोट पालती है। गोट के साथ साथ वो ब्लैंकेट वीव भी करती है। भाई गोट हमें क्या देती है, शीप हमें क्या देती है, वूल देती है। गोट एंड शीप, तो शीप हमें क्या देती है, वूल देती है। तो वूल से क्या बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। और ये जब अपना काफिला लेके निकल रहे होते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो साथ साथ कंबल भी बेचते हुए चलते हैं, क्योंकि भैया चारा भी तो खिलाना है ना अपने एनिमल्स को। और ये साथ में कुछ ढंगर कम्युनिटी होते हैं जो बफेलो हर्डर भी होते हैं, यानी कि बफेलो पालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तीनों काम करते हैं ढंगर कम्युनिटी, कोई ये करता है, कोई ये करता है, कोई ये करता है। ठीक है, एनिमल सबके पास होते हैं थोड़े थोड़े, या तो कैटल होगी या शीप होगी या गोट होगी ना। इनका मूवमेंट क्यों होता है, इनका मूवमेंट भी साइक्लिक होता है, बार बार होता है, पीरियोडिक होता है, सीजन का बेस्ड होता है। लेकिन वहां पे पहाड़ पे हमने देखा कि कौन सा सीजन इफेक्ट करता है उनके लाइफस्टाइल को, विंटर सीजन, ठंड इफेक्ट करती है। यहाँ पे कौन सा सीजन इफेक्ट करता है बच्चा, यहाँ पे मॉनसून इफेक्ट करता है। तो महाराष्ट्र आपने देखा होगा, महाराष्ट्र जो है ये वाला जो एरिया है, क्लाइमेट चैप्टर में आप पढ़ते हो, यहाँ पे कड़ाके की बारिश होती है। तो ये वाला जो एरिया है ना, कोस्टल एरिया जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली है और बहुत ज्यादा पानी बरसता है, वहां पे बहुत ज्यादा मानसून आता है। लेकिन जो इंटीरियर पार्ट वाला महाराष्ट्र है, लैंड वाला महाराष्ट्र है, बहुत अंदर वाला, इंटीरियर ऑफ इंडिया वाला, वहां पे ना बहुत ड्राई एरिया भी है। गुजरात के पास वाला एरिया भी ड्राई सा है थोड़ा, तो कीप इन माइंड। तो ये क्या करते हैं कि मानसून के टाइम में तो वहीं रहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड में, महाराष्ट्र के सेंट्रल हाईलैंड में रहते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे इन्हें बहुत फर्टिलिटी भी मिल जाती है, मिट्टी भी अच्छी होती है, तो ये कुछ ना कुछ उगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उग जाता है, लेकिन हाँ बाजरा वगैरह ये लोग उगा लेते हैं। लेकिन जब एक सेकेंड, दिस सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। तो वैसे तो सेंट्रल हाईलैंड मतलब हम ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कोस्टल एरिया नहीं है, ये वाला एरिया है। तो सेमी ड्राई एरिया होता है, कभी पानी आता है तो फर्टाइल हो जाता है, पानी नहीं आता है तो फर्टाइल नहीं होता है। लेकिन मानसून के टाइम पे तो खूब बारिश हो रही होती है, तो मानसून के टाइम पे ये सेमी एरिड एरिया भी जो होता है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाता है और ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है इनके एनिमल्स के लिए। सो ये यही रहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड पे रहते हैं। लेकिन जैसे ही मानसून जाता है बच्चा, जैसे ही मानसून जाता है, अक्टूबर के महीने में जब रिट्रीटिंग मानसून का टाइम होता है, तो ढंगर कम्युनिटी क्या कहती है कि भैया जो मैंने अभी बारिश के टाइम पे अपना खेती की थी, जल्दी से उस फसल को काटते हैं और अब यहाँ से मूव करते हैं। तो वो बाजरा जो उगाया होता है, मोस्टली ये लोग बाजरा उगाते हैं, कुछ लोग चावल वगैरह भी उगाते हैं जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट ये लोग अपनी बाजरे की फसल की कटाई करते हैं अक्टूबर महीने तक, सितंबर महीने तक, और अपने सारे एनिमल्स को लेके किस तरफ चल देते हैं बच्चा, कोंकण वाले एरिया में चल देते हैं। तो महाराष्ट्र का ये जो मैंने एरिया बताया ना, गोवा वाला एरिया हो गया, कर्नाटका वाला एरिया हो गया, यहाँ पे एक पूरा स्ट्रेच है जैसे आप कोंकण एरिया बोलते हो, जहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कोंकणी भाषा बोलते हैं। गोवा कभी आता है कोंकणी में, कर्नाटका का भी कुछ पार्ट कोंकणी में आता है, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट कोंकणी में आता है। तो कोंकण वाले एरिया में हमेशा फर्टिलिटी होती है, हमेशा पानी की अवेलेबिलिटी होती है। तो जब बारिश के दिन चले जाते हैं तो इनका जो सेमी एरिड एरिया था, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ महाराष्ट्र, वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, वहां पे कोई फर्टिलिटी नहीं बचती है, एनिमल्स के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो ये लोग कहाँ मूव कर जाते हैं, कोंकणी में मूव कर जाते हैं, कोंकण में मूव कर जाते हैं। कोंकण एरिया में जो फार्मर्स होते हैं इनके साथ पक्की दोस्ती होती है इनकी, ये कोंकण एरिया में जाके उनका एग्रीकल्चर में हाथ बटाते हैं और इनको बदले में फायदा होता है। तो ये क्या करते हैं, ढंगर कम्युनिटी कोंकणी पेजेंट्स के पास जब जाते हैं ना, तो पेजेंट्स बोलते हैं अरे वाह आप आ गए, तो दे आल्सो वेट फॉर इट, सच अ गुड रिलेशनशिप। कोंकणी फार्मर्स को पता है कि यार जब अक्टूबर का महीना आएगा, सितंबर का महीना आएगा, तो ढंगर कम्युनिटी हमारे पास आएगी, एंड उनको बुरा नहीं लगता बल्कि उनको अच्छा लगता है। वो क्या करते हैं, ठीक है हमने भी, जैसे तुमने अपने बाजरे की कटाई की है, हमने भी अपनी खरीफ क्रॉप की कटाई की है। खरीफ क्रॉप का मतलब बारिश वाली क्रॉप, तो बारिश वाली क्रॉप की कटाई की है, तो ये कुछ अपनी बारिश वाली क्रॉप, खरीफ क्रॉप इनके साथ शेयर कर लेते हैं ढंगर कम्युनिटी के साथ। और जो इनके फार्म का स्टबल होता है, स्टबल का क्या मतलब होता है बच्चा, मान लो ये खेत है, खेत पे आपने मान लो बाजरा उगाया था, जस्ट इमेजिन बाजरा उगाया था, तो बाजरा तो ऊपर ऊपर उगता है, आपने यहाँ से बाजरा काट लिया, नीचे वाला जो पौधा है अब आपके लिए बेकार है ना। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है ना खेत का, जब आप अपना प्रोडक्ट निकाल लेते हो, क्रॉप निकाल लेते हो, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है खेत का, उसे स्टबल बोला जाता है। यूजुअली फार्मर्स क्या करते हैं, स्टबल को जला देते हैं और फिर नई खेती करते हैं। लेकिन यहाँ तो स्टबल काम आ रही है। स्टबल किसके काम आ रही है, स्टबल काम आ रही है ढंगर कम्युनिटी के एनिमल्स के लिए। तो ढंगर कम्युनिटी के एनिमल्स को खाना मिल गया स्टबल से, और ढंगर कम्युनिटी के इंसानों को खाना मिल गया
कोंकण के फार्मर्स की खरीफ क्रॉप से। तो दोनों की बल्ले बल्ले हो गई। बदले में जो हमारे ढंगर कम्युनिटी के लोग होते हैं कोंकण के फार्मर्स का हाथ बटाते हैं, फार्मिंग में मदद कर देते हैं, अपने एनिमल्स के साथ भी मदद कर देते हैं। ठीक है, जाते जाते जब ये कम्युनिटी जा रही होती है, ढंगर कम्युनिटी को वापस भी जाना है, जब बारिश का टाइम आएगा ये लोग फिर से मूव करना शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में, मई में ये लोग फिर से अपने सेंट्रल हाईलैंड की तरफ जाएंगे। तो जो कोंकण के फार्मर्स होते हैं इन्हें थोड़ा सा चावल, दाल, जो भी छोटी छोटी क्रॉप्स होती है इनके साथ भेजते हैं कि भैया तुम अपना सर्वाइवल अच्छे से करना, अपने एनिमल्स का भी ख्याल रखना। सो ये कितना ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है कोंकण के फार्मर्स और ढंगर कम्युनिटी के बीच में। मानसून के टाइम में ढंगर कम्युनिटी फिर से कोंकण को छोड़ के कहाँ चली जाती है बच्चा? अपने सारे एनिमल्स को लेके सेंट्रल हाईलैंड की तरफ चली जाती है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो इनको सेंट्रल हाईलैंड में मॉनसून के टाइम पे पानी मिल जाएगा तो इनका गुजारा वहां पे हो जाएगा। दूसरा, मॉनसून के टाइम पे कोंकण वाले एरिया में इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि वहां का जो लैंड है ना स्वम्पी बन जाता है, दलदली बन जाता है। कोंकण में ऑलरेडी बहुत पानी है, मॉनसून के टाइम पे बिल्कुल दलदल सी बन जाती है। अब दलदल वाले लैंड में इनके जो एनिमल्स हैं ढंगर कम्युनिटी के, चाहे वो गोट है चाहे वो शीप है, वो नहीं, उनको पसंद नहीं है वो गंदा गंदा, वो वेट वेट लैंड उनको पसंद नहीं है। हाँ, जो कैटल वाली ढंगर कम्युनिटी है उनके तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बफेलो को बड़ा पसंद है वो कीचड़ वाला मामला, लेकिन हमारी गोट और शीप को वो पसंद नहीं आता, तो ये लोग फिर से मूव कर जाते हैं मानसून के टाइम पे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मूवमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मॉनसून। सीजनल मूवमेंट है लेकिन मॉनसून की वजह से। नाउ द नेक्स्ट कम्युनिटी इज गोलाज एंड अदर कम्युनिटी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? प्लेट्यू की बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जो पेस्टोरलिस कम्युनिटी देखने को मिलती है उसका नाम है गोलाज। क्या नाम है? गोलाज। और गोला कौन से एनिमल से डील करते हैं? दे डील विद द कैटल, ओनली एंड ओनली कैटल। और इनका मूवमेंट भी किस लिए होता है? मॉनसून डिपेंडेंट होता है। तो मॉनसून के टाइम पे जब इनके वाले एरिया में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो ये ड्राई पार्ट ऑफ द प्लेट्यू पे चले जाते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश है चाहे वो कर्नाटका है। ठीक है, और ड्राई सीजन में जब इनका वाला ड्राई एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, मॉनसून में तो इनके ड्राई प्लेट्यू पे भी बारिश आ जाती है तो कुछ ना कुछ उगा लेते हैं, लेकिन ड्राई सीजन में जब बिल्कुल बारिश नहीं आती तो ऑलरेडी ड्राई एरिया और ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो ये कहाँ मूव करते हैं? कोस्टल एरिया में मूव कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पास भी कोस्टल इलाका है, कर्नाटका के पास भी कोस्टल इलाका है, तो वहां पे ये मूव कर जाते हैं। ना एक और तरीके की कम्युनिटी है जिसका नाम है कुरुमास, और साथ में एक और पेस्टोरलिस कम्युनिटी है जिसका नाम है कुरुबास। ये भी प्लेट्यू वाले एरिया पे रहते हैं। ये लोग कैटल हर्ड नहीं करते बच्चा, गोलास कैटल हर्ड करते हैं, कुरुमास और कुरुबास हर्ड करते हैं शीप या फिर गोट या फिर दोनों। ठीक है, ये चलते चलते अपनी शीप से बने हुए, शीप की वूल से बने हुए ब्लैंकेट्स भी बेचते हुए चलते हैं, और ये दोनों काम करते हैं, ये खेती भी करते हैं और एनिमल हर्डिंग भी करते हैं। तो इनका ना एक पैटर्न देखने को मिलता है कि ये जहां पे भी मूव करते हैं वहां पे बड़े से पीस ऑफ लैंड के एक छोटे से हिस्से में जितना इनको चाहिए होता है, भाई जितनी इनको खेती का सामान चाहिए, जितनी क्रॉप्स में इनकी पूरी फैमिली का, पूरी कम्युनिटी का गुजारा हो जाएगा, उतने छोटे से पीस ऑफ लैंड में ये लोग खेती करते हैं, खेती की फसल की कटाई करते हैं, और साथ में अपने बनाए हुए ब्लैंकेट्स भी बेचते हुए चलते हैं एक्स्ट्रा पैसों के लिए। ठीक है, पहले जमाने में तो क्या होता था, ये लोग पैसे नहीं लेते थे, बहुत पहले जमाने की बात बता रही हूँ, ये लोग पैसे भी नहीं लेते थे। कोई भी पेस्टोरलिस कम्युनिटी अगर कुछ बेचता था, ट्रेडिंग करता था, चाहे शीप का वूल है, चाहे कंबल है, चाहे कारपेट है, ये लोग पैसे नहीं लेते थे। ये लोग बोलते थे हमें अनाज दे दो, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पहले पैसे नहीं चाहिए होता, पहले अनाज चाहिए होता था, खाना चाहिए होता था। लेकिन अब जो है ये पेस्टोरलिस कम्युनिटी कंबल वंबल बेच के पैसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। नाउ नेक्स्ट इज बच्चा, अब हम थोड़ा राजस्थान वाली साइड जा रहे हैं। पहले हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं जो फैली पड़ी है पूरे नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, इनफैक्ट आपकी राजस्थान में भी है। इस कम्युनिटी का नाम है बंजारा कम्युनिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेस्टोरलिस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, इट इज बंजारा कम्युनिटी। ये किस एनिमल से डील करते हैं? कैटल से डील करते हैं। ये घूमते रहते हैं अपने कैटल को लेके, और कैटल से ये पैसे कमाते हैं। कैसे? ये जाते हैं, घूमते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को खेती के लिए, अब ये बड़ा फार्मर है तो ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर लेगा खेत में, है ना, ट्रैक्टर से खेती करेगा। लेकिन अगर छोटा फार्मर है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता ट्रैक्टर, तो वो क्या करते हैं, गाय बैल से खेत में हल जुतवाया जाता है ना, हल जोतना जिसे बोलते हैं। तो अगर उनके पास नहीं है एनफ कैटल हल जोतने के लिए, खेती करने के लिए, तो ये उन्हें अपनी कैटल उधार पे देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। साथ में कुछ बनाते रहते हैं, कभी कोई बास्केट बना ली, कोई कारपेट बना लिया, कोई कंबल बना लिया, वो भी बेचते हुए चलते हैं, और बदले में या तो पैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो खाना एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो फॉडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चा, व्हाट इज फॉडर? खाना होता है ह्यूमन बींग्स का खाना, फॉडर होता है एनिमल्स का खाना, चारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉडर बोलते हैं। नाउ देयर इज वन कम्युनिटी जो स्पेसिफिकली सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है।
आर फॉर रायकास, आर फॉर राजस्थान। ये क्या करते हैं, ये पेस्टोरलिज्म तो करते हैं, यानी एनिमल हर्डिंग तो करते हैं, साथ में ये कल्टीवेशन भी करते हैं। पर कल्टीवेशन कहाँ करेंगे बेचारे, राजस्थान के ड्राई पार्ट्स में तो रहते हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, दीज आर वेरी ड्राई एरियाज। तो जब मानसून आते हैं तो बेचारे कुछ 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 करके बाजरा हो गया, रागी हो गया, इस टाइप का मामला उगा लेते हैं। लेकिन ड्राई सीजन में तो इनको मूव करना ही करना पड़ता है। तो ये या तो यूपी साइड निकल जाते हैं क्योंकि वहां पे बारिश अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, या तो ये कहीं और निकल जाते हैं। ठीक है, सो ड्राई सीजन में दे हैव टू मूव बिकॉज दे ऑलरेडी लिव इन वेरी वेरी ड्राई एरियाज। मॉनसून में ही सिर्फ वहां पे खेती होती है। अब रायकास वैसे तो अलग अलग एनिमल्स को हर्ट करते हैं, लेकिन रायकास के अंदर एक सब ग्रुप होता है जिसका नाम है मारू, है ये भी रायकास। लेकिन ये कौन से रायकास है बच्चा, ये वो वाले रायकास हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैमल एज अ एनिमल को हर्ट करते हैं। तो रायकास कैन डू कैटल ऑल्सो, शीप ऑल्सो, कैमल ऑल्सो, गोट ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन फैमिली टू फैमिली, कम्युनिटी टू कम्युनिटी। लेकिन मारू रायकास सिर्फ और सिर्फ कैमल से हर्ट करते हैं, और इनका भी जो मूवमेंट है, रायकास का भी जो मूवमेंट है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, क्योंकि ड्राई पार्ट्स में रह रहे हैं तो ड्राई वाले सीजन में दे हैव टू मूव, मॉनसून वाले सीजन में फिर भी इनकी लैंड पे कुछ ना कुछ खेती हो जाती है। सो हमने देखा अभी तक दो तरीके की कम्युनिटीज, एक पहाड़ी कम्युनिटीज, दूसरी आपकी प्लेन एरिया प्लेट्यू की कम्युनिटीज। प्लेन और प्लेट्यू वाली जो कम्युनिटीज थी वो मानसून की वजह से मूव कर रही थी, और जो पहाड़ी वाली कम्युनिटी थी वो विंटर की वजह से मूव कर रही थी। लेकिन सारी कम्युनिटीज में हमने देखा साइक्लिक मूवमेंट बेस्ड ऑन सीजन। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि ये कम्युनिटीज कितने प्यार से अपने एनिमल्स का ख्याल रखती हैं। अपने एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिलीज के सर्वाइवल के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं, इन्हें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जहां जा रहे हैं वहां जाने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इनके एनिमल्स थक जाएंगे, इनकी फैमिलीज थक जाएंगी। तो वो टाइमिंग, लेंथ ऑफ द ट्रैवल, वो सब भी देखना पड़ता है। कोई ट्रेन से नहीं जाते, लोग पैदल जा रहे होते हैं अपने एनिमल्स को लेके। फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी, रास्ते में भी खाना अवेलेबल होना चाहिए, पानी अवेलेबल होना चाहिए, जहां जा रहे हो वहां पे भी खाना पानी अवेलेबल होना चाहिए। मान लो जो हमारे वो हैं डंगर कम्युनिटी, वो कोनकन फार्मर्स के पास जाए और कोनकन फार्मर्स बोले तुम हमारे यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, कितना बुरा लगेगा। अभी आप सेंट्रल हाईलैंड से चल चल के कोस्टल इलाके में आए थे, अब फिर से आपको वापस जाना पड़ेगा। सो दे हैव टू सी कि जहां ये जा रहे हैं वहां पे वेलकम भी किया जाएगा कि नहीं। सो इनकी लाइफ भी कोई इजी नहीं होती थी, बहुत टफ होती थी। देयर लाइफ वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट केम। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, फिर तो इनकी जिंदगियां बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, जो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी जिंदगी को एडवर्सली इफेक्ट किया बच्चा। एडवर्सली इफेक्ट करने का मतलब होता है खराब तरीके से इफेक्ट किया। पहला पॉइंट है, इनके ग्रेजिंग लैंड्स को कम कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या मानना था ना कि सारे के सारे लैंड को हम कल्टीवेट करते हैं। देखो इसके दो पॉइंट्स हैं। एक तो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब मशीनें, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सबसे पहले दुनिया में ब्रिटेन में आई थी। ठीक है, तो ब्रिटेन को अपनी फैक्ट्रीज के लिए चाहिए होता था रॉ मटेरियल। मान लो ब्रिटेन कॉटन की टी शर्ट्स बना रहा है बड़े लेवल पे, तो कॉटन तो चाहिए ना, रॉ कॉटन तो चाहिए। मान लो आप वहां पे क्या बना रहे हो, प्रोसेस्ड फूड बना रहे हो, तो फूड बनाने के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स तो चाहिए ना। तो ब्रिटेन क्या करता था, अपने यहाँ की फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था इंडिया के लैंड से। दूसरा, हमारे यहाँ के फार्मर से, हमारे ही भारत के लैंड पे खेती करने के लिए वो क्या लेता था, टैक्स लेता था, रेवेन्यू लेता था। मतलब कि जितनी तुम क्रॉप बेचोगे उसमें से कुछ हिस्सा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देना पड़ता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, नॉट ब्रिटेन की गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया पे राज करती थी उसको देना पड़ता था। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे इंडिया में सारा का सारा लैंड खेती में हो जाए। भैया जितना लैंड खेती में होगा उतना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, जितना लैंड खेती में होगा उतना ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से वो हमारे यहाँ के ऐसा कोई भी लैंड जिसपे खेती नहीं हो रही है ना, उसे बोलते थे ये तो वेस्ट लैंड है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इसे कल्टीवेशन कराते हैं। ठीक है, क्यों कराते थे, क्योंकि उन्हें लैंड रेवेन्यू चाहिए होता था ज्यादा से ज्यादा। जब लोग खेती करेंगे तो उनकी खेती का एक हिस्सा इन्हें मिलेगा और रॉ मटेरियल भी मिलेगा। सो एट द सेम टाइम उन्हें चाहिए होता था कि रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस हो जाएगा उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंग्लैंड में चाहिए होता था। वेयर इज इंग्लैंड? इंग्लैंड इज इन ब्रिटेन। सो फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, व्हेन आई एम सेइंग मिड 19th सेंचुरी, व्हाट डू आई मीन, 1850s का टाइम।
1850s के टाइम से इन्होंने क्या किया, एक लॉ बना दिया, लॉ का नाम रखा वेस्ट लैंड लॉ या वेस्ट लैंड एक्ट। इसके मुताबिक इंडिया का कोई भी अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि ऐसा लैंड जिसपे खेती नहीं हो रही थी, उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने चुने हुए फार्मर्स को दे देती थी, अपने चुने हुए लोगों को दे देती थी जो इंडियंस ही होते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चूज करती थी जो उनके उनके पालतू इंडियंस से, एक तरीके से उन्हें दे देती थी और बोलती थी कि अब तुम इस पे खेती करो। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ये इंडिविजुअल ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पे वहां पे खेती करते थे या फिर सेटल हो जाते थे, और जब सेटल हो जाते थे उस लैंड पे तो उन्हें डिस्काउंट भी देती थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। भैया इंडिया की लोग क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट के सगे बनेंगे? क्योंकि उनको डिस्काउंट दे रही है ना कि अगर तुम इस लैंड पे, इस अनकल्टिवेटेड लैंड पे स्क्रैच से खेती करोगे तो तुमसे रेवेन्यू में कम लूंगी, बाकी फार्मर से ज्यादा ले रही हूँ, राइट। सो वो अट्रैक्ट करती थी। Some of them were made headmen in of villages। कुछ लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, और ज्यादा कन्विंस करने के लिए कि भैया ये वेस्ट लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करो, ये लोग गांव के सरपंच में कन्वर्ट कर देते थे, हेडमैन बना देते थे विलेज का, है ना। In most areas in India, in most areas the land taken over were actually grazing tracts used regularly by the pastoralists। और ये वेस्ट लैंड नहीं होते थे। वेस्ट लैंड नाम कहां से आया? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने दिया। पर क्या ये लैंड एक्चुअली में वेस्ट होता था? नहीं, ये वेस्ट लैंड नहीं होता था, ये होता था पैस्चर लैंड। लेकिन ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कंसिडर ही नहीं किया कि हमारी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के एनिमल्स की हर्ड्स क्या खाना खाएंगी, कहां से फॉडर आएगा। दे जस्ट ट्राइड टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट वाज रेगुलेटेड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट्स लगा दिए। जो दूसरा जो चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी इन कोलोनियलिज्म, अगर वो हम डिटेल में पढ़ते जो सिलेबस में नहीं है तो उसमें आपको अच्छे से समझ आता। बट एनीवे बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज बना लिए थे। फॉरेस्ट जो इससे पहले क्या होते थे, पूरे के पूरे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, ट्राइबल जनता जो होती थी या नोमैडिक जनता जो होती थी, वही जंगलों को अपना भगवान भी मानती थी, घर भी मानती थी, वो वहीं रहते थे और वहां से बहुत सारा सामान भी लेते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके क्या किया, 18-19 सेंचुरी में फॉरेस्ट एक्ट्स बना दिए, और जो कमर्शियली वायबल फॉरेस्ट होते थे, मतलब ऐसे जो जंगल होते थे जिसकी लकड़ी महंगी होती थी, साल की लकड़ी होती थी या दियोदर की लकड़ी होती थी। ये वाली लकड़ी ना बड़ी महंगी होती है, ट्रेन बनाने के काम आती है। ये वाली पुराने जमाने की, आजकल की ट्रेन तो लकड़ियों से नहीं बनती है, ट्रेन बनाने के काम आती थी, बिल्डिंग्स में काम आती थी, फर्नीचर में काम आती थी, तो महंगी लकड़ी होती है। तो जो ये वाले फॉरेस्ट हुआ करते थे जिसमें महंगी लकड़ी होती थी, उन्हें तो ये नाम दे देते थे रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट में तो तुम बिल्कुल ही नहीं घुस सकते, कोई भी नोमैडिक कम्युनिटी, कोई भी इंडियन जो है उस फॉरेस्ट में घुस ही नहीं सकता। और जो बाकी बचे कुछ फॉरेस्ट होते थे इंडिया के, उसे बोल देते थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नोमैडिक कम्युनिटीज को घुसने की थोड़ी बहुत अनुमति होती थी, लेकिन घुसने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता था, एक आईडी कार्ड बनवाना पड़ता था, जिसे बोला जाता था परमिट। घुसने के लिए परमिट बनाना पड़ता था। इससे पहले क्या होता था कि ये सारा का सारा लैंड आपके ट्राइबल कम्युनिटी या नोमैडिक कम्युनिटी को ही बिलोंग करता था। उनके कल्चरली कस्टमरी राइट्स थे, ग्रेजिंग राइट्स थे। भैया उनके एनिमल सदियों से उनकी पुश्ते अपने एनिमल्स को उसी लैंड पे ग्रेज कराती हुई आई हैं। लेकिन उसका कोई मान्य नहीं था कॉलोनियल गवर्नमेंट की आंखों में। वो क्या करती थी, वो क्या बोलती थी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी अगर तुम्हें एनिमल्स को लेके घुसना है तो तुम्हें परमिट चाहिए होगा। परमिट मिलने के बावजूद भी कितने एनिमल्स लेके घुसोगे, किस टाइम घुसोगे, किस टाइम निकले हो, ये सब कुछ लिमिटेड होता था और सब कुछ ट्रैक होता था। क्यों करती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट ऐसा बच्चा? कॉलोनियल गवर्नमेंट इसलिए करती थी क्योंकि उसका मानना था, अगेन तुम क्या बताओगे ना हमारे देश के लोगों के बारे में, तुम क्यों बोल रहे हो, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ऐसा बोलती थी कि ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज होती हैं वो अपने एनिमल्स को लेके अच्छे अच्छे जंगलों में घुसती हैं और इनके जो एनिमल्स होते हैं वो जंगलों को बर्बाद कर देते हैं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जो अभी पेड़ बनने वाले होते हैं, सैपलिंग्स जिन्हें बोलते हैं, उनको ये तोड़ देते हैं एनिमल्स। जो छोटी छोटी यंग शूट्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन्हें ये लोग खा जाते हैं, फलों को बनने से पहले खा जाते हैं। तो बेसिकली ये जंगलों को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं ये एनिमल्स, ये पेड़ों को उगने से रोकते हैं। ये झूठा नाटक करके, ये झूठा रीजन देके उन्होंने हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की पूरी लाइफ को उथल पुथल कर दिया विद दिस रूल, फॉरेस्ट लॉस, राइट। थर्ड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स। पहली बात, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि ट्राइबल कम्युनिटी को आप क्रिमिनल मान रही हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी नोमैड्स को क्रिमिनल बोलने की? तो बात है बच्चा, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी इंडिया पे राज करना, इंडिया के एक एक इंसान, एक एक चीज पे राज करना। तो उन्हें पता था कि नोमैड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बार बार क्या करते रहते हैं भाई, मूव करते रहते हैं। तो ये जानना कि ये वाली फैमिली, ये वाली कम्युनिटी पहले कहाँ रहती थी, अब कहाँ रहती थी, बहुत ही टीडियस जॉब है ना। कोई मूव करता रहेगा तो आपको पता लगाना कि वो कहाँ रहते हैं
बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग एक जगह पे सेटल्ड रहते हैं उन पे राज करना उसमें आसानी होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि सारे के सारे इंडियंस परमानेंट एड्रेसेस पे रहें ताकि उन पे राज करना, रूल करना ईजी हो जाए। तो उसने क्या किया, सोसाइटी में लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने बोला सेटल्ड पीपल जो हैं, जिनका परमानेंट एड्रेस है, वो तो हमारे लॉ को मानते हैं, तो वो पीसफुल लोग हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो लोग नोमैड्स हैं, जिन लोगों का परमानेंट ठिकाना नहीं है, जो मूव करते रहते हैं, जो पिस्टोलिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये ना क्रिमिनल है। या तो कुछ कम्युनिटीज को ये बोलते थे कि ये पैदाइशी क्रिमिनल्स हैं, कुछ कम्युनिटीज को ये बोलते थे ये पैदाइशी क्रिमिनल तो नहीं है लेकिन इनका नेचर जो है वो क्रिमिनल वाला है। बट ओवरऑल आपने नोमैड्स को क्या बोल दिया है, क्रिमिनल बोल दिया। और बोला नहीं सिर्फ, आपने इसके ऊपर लॉ बना दिया, एक्ट बना दिया है। 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इतना घटिया एक्ट पास किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उन्होंने बोला कि नोमैड्स को अगर रहना है, सेटल पॉपुलेशन में रहना है, क्रिमिनल नहीं बनना है, तो दे कैन चूज। हम उन्हें कुछ गांव दे रहे हैं नोटिफाई करके, कुछ चुनिंदा गांव दे रहे हैं, यहाँ परमानेंटली रहना है तो रह लो। भाई जो आप इंपोज नहीं कर सकते ना, उनके दादा परदादा, उनके भी दादा, सब लोग ऐसे ही रहते हुए आए हैं। और पहली बात, उन्हें नोमैड बनना पसंद है, उनकी वो चॉइस है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा था, इंपोज किया जा रहा था कि अगर तुम्हें परमानेंट बनना है तो इन गाँव में बस जाओ, अगर तुम्हें मूव करना है तो फिर हम तुम्हें क्रिमिनल बोलेंगे, और मूव करना है तो तुम्हें परमिट होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास तुम नोमैड हो और परमिट भी नहीं है तो फिर तो हम तुम्हें पकड़ के कभी भी जेल में डाल सकते हैं। इनफैक्ट ये जो विलेजेस इन्होंने बनाए थे इनके सेटलमेंट के लिए, वहां पे हमेशा 24 घंटे पुलिस भी घूमती रहती थी, और वो यही देखती रहती थी कि कोई नोमैडिक कम्युनिटी का इंसान बिना परमिट के तो नहीं घूम रहा, ताकि हम उसकी पिटाई कर सके, ताकि हम उसे पैसे वसूल सके। सो ये क्रिमिनलाइजेशन कर दिया इन्होंने ट्राइब्स का। चौथा पॉइंट है, नए नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज्यादा ऑडेसिटी रखती थी कि हमारे देश में हमारे ही लोगों पे रूल करके, हमारे ही रिसोर्सेज को इतना यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट करके हमसे ही टैक्स लेती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी, बस इनकी तिजोरियां भरती रहे, तो हर चीज पे टैक्स लिया जाता था। बच्चा, अगर हम सिर्फ नोमैडिक कम्युनिटी के लिए बात करें तो इनके लैंड पे टैक्स लिया जाता था। अगर ये कनाल का पानी यूज करते थे उस पर टैक्स था। अगर ये नमक यूज करते थे, आपको पता है पूरी इंडिया में गरीब अमीर, कोई भी कास्ट, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप नमक यूज करते थे, कॉलोनाइजर्स को, ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ते थे, हमें टैक्स देना पड़ता था। सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में नमक बना पाती थी और कोई नमक नहीं बना पाता था, इलीगल था। जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, उसमें आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने कैसे नमक को यूज करके ब्रिटिशर्स को मजा चखाया था। बट एनीवे, नमक पे भी टैक्स देना पड़ता था। जो भी आप सामान खरीदोगे बेचोगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आपको अपने एनिमल्स पे भी टैक्स देना पड़ेगा, जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और तो और आपके एनिमल जिस घास को खाएंगे उस घास पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसे बोला जाता था ग्रेजिंग टैक्स, राइट। तो 1850 से 1880 तक तो इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया कि हम नोमैडिक कम्युनिटी से टैक्स तो वसूल रहे हैं, लेकिन हमें क्यों ये झंझट पालनी है, एक काम करते हैं, हम इंडियंस में ही कुछ इंडियंस को कॉन्ट्रैक्टर की तरह हायर कर लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर का क्या मतलब होता था कि उसका काम है नोमैडिक कम्युनिटीज के लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाके उनसे टैक्स वसूलना। अब कॉन्ट्रैक्टर को लगता था, मान लो 100 रुपए टैक्स है, अगर मैं 100 रुपए सरकार को दे रहा हूं नोमैडिक कम्युनिटी से लेके, अगर लेकिन तो पूरे पैसे चले गए गवर्नमेंट को, मेरा को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर मैं 200 रुपए लूं नोमैडिक कम्युनिटी से, 100 रुपए अपनी जेब में रख लूं और 100 रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दूं, तो मेरे तो और पैसे बन गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को सैलरी देती थी, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्टर्स अपना फायदा देखने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और ज्यादा टैक्स की वसूली किया करते थे। किससे वसूली किया करते थे? बेचारे नोमैडिक कम्युनिटी के लोगों से वसूली किया करते थे। ठीक है, तो ये चला 1880s तक। 1880s तक आते आते या उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बीच से कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया। अब सारा का सारा जो टैक्स है वो डायरेक्टली किसे जाता था? कॉलोनियल गवर्नमेंट को जाता था। नोमैड को, हर नोमैडिक कम्युनिटी को, हर नोमैडिक फैमिली को एक पास प्रोवाइड किया गया, जिस पास के साथ ही आपको मूव करना होता था। बिना पास के आपका मूवमेंट जो है इलीगल था, और आपके एनिमल्स को काउंट किया जाता था। जितने ज्यादा एनिमल्स होते थे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इक्वेशन बना दी है मैंने, नंबर ऑफ एनिमल्स वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टैक्स पेड। ठीक है, तो अब बेचारे जो बड़े बड़े हर्डर्स होते थे उनको और डर लगता था, यार हमारी क्या गलती, हमारे पास ज्यादा एनिमल्स है तो हमें तो ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो जितने ज्यादा एनिमल्स उतने ज्यादा टैक्स। अब इस सारे चेंजेस से पेस्टोरलिस्ट लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ा वो देखते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ग्रेजिंग लैंड को कम कर दिया। तो यही असर पड़ा कि लैंड जो था, पैस्चर लैंड,
पैस्चर लैंड, जब ग्रेजिंग लैंड को कम कर दिया तो ग्रेजिंग लैंड क्या होता है, पैस्चर लैंड होता है। तो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के लिए, उनके एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड हो गया कम, पैस्चर लैंड हो गया कम। जब फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया तो इनका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। भाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में तो आपको एंट्री मिल रही है परमिट के साथ, आपका आना जाना सब पे निगरानी रखी जा रही है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में तो एंट्री ही नहीं मिल रही है। आप बेशक उसी जंगल में सदियों से रहते आ रहे हो, लेकिन अब आपको आपके घरों में से निकाल के बोला है कि वहां पे एंट्री नहीं है। तो कैटल हर्डर हो चाहे शेफर्ड हो, वो अपने एनिमल्स को लेके अब फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे। Third point, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. This led to overgrazing. अब पहले मान लो पूरे इंडिया का इतना ग्रेजिंग लैंड था, आपने क्या किया, इतने सारे लैंड को तो बोल दिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब इतना सा लैंड बचा, एनिमल्स तो पहले भी उतने थे जितने अभी हैं, शायद बढ़ भी गए हो पॉपुलेशन वाइज। अब उतने सारे एनिमल्स इतने से ग्रेजिंग लैंड में कैसे ग्रेजिंग करेंगे? वो बार बार सेम ही लैंड की घास खाते थे और इससे लैंड की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती थी और ओवर ग्रेजिंग होती थी। व्हाट इज ओवर ग्रेजिंग बच्चा? जब आप घास खिलाते हो ना एनिमल्स को, तो आप एनिमल्स को इस तरीके से ट्रेन करते हो कि वो जो है जड़े नहीं खाते, वो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट खाते हैं। अगर आप जड़े खा जाओगे तो ऊपर वाला जो शूट वाला पार्ट होता है वो दोबारा वापस आएगा ही नहीं। लेकिन जब आपको एक ही लैंड से बार घास खानी है, तो घास तो कब की खत्म हो गई। तो बेचारे एनिमल्स क्या खाते थे? जड़े भी खा जाते थे। जब जड़े भी खा जाते थे तो लैंड हो जाते थे इनफर्टाइल ओवरग्रेजिंग की वजह से। फिर धीरे धीरे करके लैंड, पैस्चर लैंड इतना कम हो गया ओवरग्रेजिंग की वजह से और रिड्यूस हो गया कि एनिमल्स मरने लग गए हंगर और स्टारवेशन की वजह से। इनफैक्ट हर्डर्स ने भी अपने एनिमल्स या तो बेच दिए, किसी और को दे दिए। अपने हर्ड का जो नंबर है, जो साइज है, वो धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि एक तो उन्हें पर एनिमल टैक्स देना पड़ता था, इतने पैसे उनके पास होते नहीं थे। दूसरा, उन्हें पता था कि हम ज्यादा एनिमल्स रखेंगे तो उनके लिए घास कहां से लाएंगे, पैस्चर लैंड कहां से लाएंगे, राइट। तो एनिमल स्टॉक की लाइफ पे भी बहुत असर आया और बहुत सारा अंडरफेड कैटल, अंडरफेड शीप, गोट्स मर भी गई बहुत सारी मात्रा में। नेक्स्ट इज हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस? इतना कुछ गलत हुआ इस कम्युनिटी के साथ, उसने कैसे इतनी सारी चीजों का सामना किया? सम रिड्यूस द नंबर ऑफ द कैटल। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि उन्हें समझ आया ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो अपनी नंबर ऑफ कैटल ही कम कर दो, नंबर ऑफ एनिमल्स ही कम कर दो। दूसरा पॉइंट, इन्होंने देखा कि यार कोई बात नहीं, अब हम भी सेटल्ड होके रह लेते हैं। माना हमें नोमैड बन के रहना पसंद था, लेकिन अब नए पैस्चर्स तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि सेटल होके रह लेते हैं। तीसरा, कुछ बहुत दिमाग वाले लोग थे तो उन्होंने क्या किया, ढूंढ के मेहनत कर करके नए पैस्चर लैंड्स को ढूंढा। अगर नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल रहे, ईस्ट इंडिया में ढूंढा, ईस्ट इंडिया में नहीं मिल रहे, साउथ इंडिया में ढूंढा, दूर दूर के पैस्चर लैंड्स को ढूंढा और वहां के ग्रेजिंग लैंड्स को यूटिलाइज किया। बहुत डिफिकल्ट था ये काम, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, राइट। So they had to find new places to go. In recent years, they have been migrating to Haryana, where sheep can graze on agricultural fields after the harvest are cut. धीरे धीरे इन्होंने फार्मर्स के साथ दोस्ती भी कर ली, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। सारी नोमैडिक कम्युनिटी अब कौन से वाले एरिया में जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा फार्मिंग होती है। हरियाणा पंजाब में आप जानते हो बहुत फार्मिंग होती है, यूपी में भी बहुत फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे इन्हें पता है कि ग्रेजिंग लैंड्स नहीं है, लेकिन एक बार जब फसल की कटाई हो जाती है तो जो स्टबल बचता है उस स्टबल पे ये अपने एनिमल्स को फीड करा लेते हैं। तो दिस इज द टाइम जब खाद भी चाहिए होती है आपको। अब भैया आपने गर्मियों की फसल की कटाई कर ली, अब आपको सर्दियों की क्रॉप उगानी है, लेकिन उससे पहले जो गर्मियों की स्टबल थी वो आपने एनिमल्स को खिला दी। और इनके पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के एनिमल्स का जो भी एक्सक्रीटा था, गोबर वगैरह, वो क्या किसकी तरह काम करता है? खाद की तरह काम करता है फार्मर्स के साथ। तो फार्मर्स का भी भला हो गया और आपकी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी का भी भला हो गया। तो इस तरह की इनोवेटिव चीजों में दिमाग लगाया और अपने आप को सर्वाइव किया इंडिया की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी में। कुछ थे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज जो धीरे धीरे अमीर बन गए, उन्होंने अपने एनिमल्स को बेच के लैंड खरीद लिया, वहीं पे सेटल डाउन हो गए। और आज अगर आप उनके घर जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किसी जमाने में नोमैड्स की तरह रहते थे, क्योंकि दे हैव स्टार्टेड लिविंग लाइक अस। बिल्कुल परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट घर, बच्चे स्कूल वूल जा रहे हैं, सब वैसा ही चल रहा है, राइट। सम बिकेम सेटल्ड पेजेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड। कुछ लोगों ने खेती को अडॉप्ट कर लिया कि भैया हम खेती ही कर लेते हैं, अब एनिमल से डील करना छोड़ देते हैं, उनके लिए ग्रेजिंग लैंड नहीं है। जो पुअर पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने एक दूसरे से पैसे वैसे लेके, मनी लेंडर से पैसे वैसे लेके या तो छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन साइड पे, या किसी और स्कूल में, कॉलेजेस में जो छोटे मोटी जॉब्स होती हैं, या फिर उन्होंने
पैसे वैसे लेके धीरे धीरे अपना गुजारा वगैरह किया, लोन वगैरह लेके। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल। कितनी बार होता था कि गरीब पेस्टोलिस कम्युनिटी पैसे लेते थे और वो पैसे नहीं चुका पाते थे, और उन्हें पैसे चुकाने के बदले में, क्योंकि पैसे नहीं होते थे उनके पास, तो उन्हें अपने एनिमल्स को देना पड़ता था जिससे पैसे लिए होते थे, मनी लेंडर को, राइट। और कभी कभी वो क्या करते थे, छोटे छोटे शहरों में जाके अपने एनिमल्स से फार्मर्स को किराए पे दे देते थे कि यार हमारे एनिमल्स ले लो, अपने खेतों में हल जुतवा लो, बाद में हमें थोड़े से पैसे दे देना, ठीक है। तो छोटे फार्मर्स ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे काम किए। कुछ जो ऐसी पेस्टोलिस कम्युनिटीज थी जिनके पास जो हर्ड्स थी वो बहुत बड़ी थी, मान लो 1000 कैटल है किसी नोमैड के पास, तो उन्होंने कुछ कैटल्स बेच दी। कैटल बहुत महंगी आती है इन अ कंट्री विच इज एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, तो कैटल की वैल्यू हमेशा से रही है। तो बेच बेच के उन्होंने घर वर खरीद लिया, जमीन वमीन खरीद लिया, वो बहुत अमीर हो गए, ठीक है। तो कुछ का भला हो गया लेकिन कुछ अटक गए ना। सो तो कहने का मतलब ये है कि पेस्टोलिस कम्युनिटी ने कुछ ना कुछ करके अपने आप को जिंदा रखा, अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखा, और आज भी अगर आप देखते हो तो पेस्टोलिस कम्युनिटी इंडिया में बरकरार है। इनफैक्ट अब जो है उनका नंबर फाइनली बढ़ने भी लग गया है। जो पैस्चरलैंड थे, जब एक जगह उन्हें नहीं मिलते थे, एक जगह पे बंद हो जाते थे, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते थे। जब लैंड का साइज या हर्ड का साइज कम हो जाता था तो वो अपनी पेस्टोलिस एक्टिविटी के साथ कोई और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी ले लेते थे। इतना सब कुछ दिमाग लगा के बिना किसी सरकार की मदद से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनकी सुनी नहीं रही थी ना, उन्होंने अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड में जिंदा रखा है। इसीलिए मैंने पोस्टर लगाया है दैट दे हैव सर्वाइव्ड एंड वी शुड बी वेरी 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 रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। अगर आपको गली मोहल्ले में कभी चलते चलते पेस्टोलिस कम्युनिटी दिखती है, सो प्लीज प्लीज पास योर रिगार्ड्स टू देम, बिकॉज they are the history of India, the present of India, and probably the future of India also. They are playing a very important role. Next is Pastolis community of Africa. तो बच्चा पूरी दुनिया में की जो पेस्टोलिस कम्युनिटी है वो आधी पेस्टोलिस कम्युनिटी माना जाता है कि अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट में रहती थी। ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन जो है किसी ना किसी तरीके से पेस्टोलिस कम्युनिटी में काउंट होते थे। 22 मिलियन का क्या मतलब होता है, 1 मिलियन में 10⁻⁶, तो सोचो 22, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 22 मिलियन में 220 लाख लोगों की बात हम कर रहे हैं। जस्ट पेस्टोलिस कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी होती थी, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते थे। बिडोइन बोलते थे, किसी को बर्बर बोलते थे, किसी को मसाई बोलते थे, किसी को सोमाली बोलते थे, बोरन बोलते थे, तुर्काना बोलते थे। इन सब की लैंग्वेज अलग होती थी, खेती करने का तरीका अलग होता था, एनिमल्स जिससे डील करते थे वो अलग होते थे, कल्चर अलग होता था, सब कुछ अलग होता था। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए हम जिस कम्युनिटी की बात करने वाले हैं दैट इज योर मसाई कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी बच्चा, मसाई कम्युनिटी। वी विल कम टू मसाई कम्युनिटी, पर उससे पहले अफ्रीका की थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अफ्रीका की जो कम्युनिटीज होती थी मोस्टली ये लोग सेमी एरिड ग्रासलैंड में रहते थे या डेजर्टेड वाले एरिया में रहते थे। तो जब बारिश आती थी तभी खेती होती थी, जब बारिश चली जाती थी तो उस टाइम पे ये कुछ अलग अलग काम करते थे। या तो ये कैटल, कैमल, गोट, शीप, डंकीज को रेस करते थे, या फिर जब बारिश चली जाती थी तो उनका मिल्क, मीट, एनिमल स्किन, वूल बेच के पैसे कमाते थे, ठीक है। तो दे ऑलवेज हैड डुअल इनकम। बारिश के टाइम पे कल्टीवेशन पे फोकस करते थे और बारिश जब नहीं होती थी तो ट्रेडिंग पे फोकस करते थे, ठीक है। तो कभी कुछ लोग होते थे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह भी चला लेते थे छोटा मोटा, कुछ लोग होते थे जो पेस्टोलिस एक्टिविटी के साथ साथ भी एग्रीकल्चर करते थे। तो बट वन थिंग इज कॉमन, क्योंकि ये ड्राई एरियाज में रहते थे तो बारिश के टाइम पे ही अच्छे से एग्रीकल्चर हो पाता था, ड्राई सीजन पे ये लोग ट्रेडिंग पे फोकस करते थे। नाउ लेट्स कम टू मसाई कम्युनिटी। नाउ मसाई, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली रियली सॉरी। मसाई में डबल ए आता है बच्चा, बाकी सब जगह मैंने जो है डबल ए लिखा है, बट वहाँ गलत हो गया था। तो मसाई कम्युनिटी क्या है, बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी बोलो, नोमैडिक कम्युनिटी बोलो, अफ्रीका की, जो हिस्टोरिकली बड़ी फेमस रही है, आज भी बड़ी प्यारी है, बड़ी फेमस है। ओरिजिनली ये लोग जो हैं ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करते थे बच्चा, अफ्रीका बहुत बड़ा है, तो ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ईस्ट अफ्रीका में कीनिया से लेके तंजानिया तक, कीनिया एक जगह है, तंजानिया एक जगह है, वहां से लेके पूरा ये जो स्ट्रेच था इनका ही हुआ करता था। कुछ 3 लाख लोग हुआ करते थे जो कीनिया वाले एरिया में रहते थे, 1.5 लाख लोग हुआ करते थे जो तंजानिया वाले एरिया में रहते थे। लेकिन इनकी भी जिंदगी बदल गई जब इनके यहाँ पे भी यूरोप के लोग आए। देखो यूरोप के लोग सब जगह जाके कब्जा जमाते थे, हमारे यहाँ कौन कब्जा जमाए बैठे था, ब्रिटेन। लेकिन स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब लोग छोटे छोटे देशों पे कब्जा जमाए बैठे थे। छोटे छोटे देश, मैं पॉपुलेशन वाइज नहीं बोल रही हूँ, एरिया वाइज नहीं बोल रही हूँ, मैं छोटे देश पावर के सेंस में बोल रही हूँ, क्योंकि ये यूरोप के देशों के पास क्या, बंदूकें बहुत थी, वेपन बहुत थे,
टेक्नोलॉजी बहुत थी, तो ये लोग बाकी नॉट सो पावरफुल देशों पे कब्जा जमा लेते थे। तो एनीवे 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 1885 में, बेसिकली 1885 में, आपके सिलेबस में नहीं है, बर्लिन नाम का एक शहर है बहुत सुंदर सा जर्मनी में, वहां पे एक पार्टी बनाई गई। पार्टी में डिसाइड किया गया कि अफ्रीका का कौन सा पार्ट कौन सा यूरोप का देश लेगा। अफ्रीका तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने डिसाइड कर लिया, पिज्जा की तरह एक एक स्लाइस बांट लिया अफ्रीका को। तो 1885 में मसाई कम्युनिटी के लैंड का भी बंटवारा हो गया। आधा मसाई कम्युनिटी का लैंड जो है ब्रिटेन को चला गया, कीनिया वाला पार्ट, और तंजानिया वाला, जिसे तंगयांगिका भी बोलते हैं, वो वाला पार्ट चला गया जर्मनी को। तो अब ब्रिटिश कीनिया एंड जर्मन तंजानिया टाइप का मसाई लैंड हो गया था पूरा डिवाइड। और यहाँ जो मैंने फोटो लगाई है, ये मसाई कम्युनिटी की लगाई है। लुक एट देयर क्लोथ्स, दे आर सो प्रिटी। यहाँ तो चप्पल वप्पल भी पहनी है उन्होंने, लेकिन पहले तो चप्पल वप्पल भी नहीं पहनते थे, ये तो सब कॉलोनियल लोगों के आने के बाद हुआ है। अब ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया, ब्रिटिशर्स हो चाहे व्हाइट लोग, क्योंकि जर्मनी के लोग भी थे, तो वी कांट से ब्रिटिशर्स ओनली, तो व्हाइट लोगों ने आके क्या किया, मसाई लैंड पे कब्जा जमा के उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक लैंड था जो फर्टाइल एरिया था, और दूसरा लैंड था जो इनफर्टाइल एरिया था। फर्टाइल एरिया को तो व्हाइट लोगों ने अपने कब्जे में रख लिया, इनफर्टाइल एरिया को उन्होंने दे दिया मसाई लोगों को। फर्टाइल एरिया मोस्टली 60% था, तो 60% लैंड मसाई लोगों के हाथ से, उनका खुद का लैंड, सदियों से जो उनके एंसेस्टर्स का लैंड था, वो लैंड उनसे छिन गया। ये वाला जो लैंड था, इसमें सिर्फ व्हाइट लोग रहते थे, मसाई लोगों को यहाँ पे आने की एंट्री नहीं थी। बाकी जो छोटा एरिया था, वहां पे मसाई लोगों को कन्फाइन कर दिया गया था कि तुम्हें चाहे खेती करनी है, चाहे तुम्हें अपने एनिमल्स को हर्ड करना है, तुम्हें यही करना है, यहीं पे करना है, जो करना है, हमारे लैंड में एंट्री मत लेना। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स पेजेंट टू कल्टिवेट मोर लैंड। अब सही सेम ही दिमाग है, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने भी बोला कि ज्यादा खेती करो, ज्यादा रेवेन्यू आएगा। वहां पे भी चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे जर्मन लोग हो, उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा खेती करवाते हैं। तो अब मसाई कम्युनिटी में कुछ लोग होते थे जो एग्रीकल्चर करते थे, कुछ लोग होते थे जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल हर्डिंग करते थे। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट किसे फेवर कर रही थी, जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, जो लोग फार्मर थे। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, एनकरेज करना शुरू किया मसाई एग्रीकल्चरलिस्ट को कि तुम लोग और खेती करो और कल्टीवेशन करो। इससे क्या हुआ, पैस्चर लैंड धीरे धीरे कम होते गए। पैस्चर लैंड घटते गए तो किसका नुकसान हो रहा था, उस मसाई कम्युनिटी का नुकसान हो रहा था जिसका लाइवलीहुड सिर्फ और सिर्फ एनिमल हर्डिंग थी। अब मसाई के पास पहले तो क्या होता था, मसाई कम्युनिटी की फार्मर्स के ऊपर डोमिनेशन होती थी। जो एनिमल हर्डर्स मसाई होते थे, उनकी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ज्यादा चलती थी, ज्यादा पावर होती थी, एनिमल्स का बोलबाला होता था, एनिमल ट्राइबल्स का। लेकिन अब क्योंकि पैस्चर लैंड कम हो रहे थे, धीरे धीरे एनिमल्स का नंबर कम हो रहा था, मरते जा रहे थे एनिमल स्टारवेशन की वजह से, भुखमरी की वजह से। तो अब जो है फार्मर ज्यादा अमीर होते गए और एनिमल हर्डर मसाई जो है धीरे धीरे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली नीचे आ गए। अब पैस्चर लैंड वैसे ही कम हो गए थे एग्रीकल्चर की वजह से, कल्टीवेशन की वजह से। जो बचा कुचा पैस्चर लैंड था, उस पे व्हाइट लोगों ने, व्हाइट मतलब यूरोपियन लोगों ने क्या किया, नेशनल पार्क बनाने शुरू कर दिए अपने टूरिज्म के लिए। जैसे कि संबुरु नेशनल पार्क है जो कीनिया में बना, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया। सेरेंगेटी नेशनल पार्क है जो आपके तंजानिया वाले एरिया में बना, जर्मन लोगों ने बनाया ना। एक मसाई मारा नाम का भी नेशनल पार्क है। ये एक और होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको गूगल पे जाके मसाई मारा को सर्च करना है, उसकी फोटोज देखनी है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट इज एक्चुअली माई ड्रीम टू गो टू मसाई मारा वन डे। एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही गलत बात है कि जो एनिमल्स पहले बिल्कुल वाइल्ड में घूमते थे, उन्हें आपने नेशनल पार्क बना के डाल दिया है। बट अभी दुनिया ऐसी ही हो गई है, तो खूबसूरती देखनी है तो नेशनल पार्क ही जाना पड़ेगा। बट आप प्लीज़ इसे सर्च करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मसाई मारा कहाँ पे पड़ता है। एनीवे, सो मसाई वॉजंट अलाउड टू। और जो ये इनका जो लैंड होता था जहां पे ये लोग नेशनल पार्क बना देते थे या एग्रीकल्चर करते थे, उस लैंड में बाकी एनिमल हर्डर मसाई को घुसने की अनुमति नहीं थी। ना तो वो अपने एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए घुस सकते थे, ना तो वो हंटिंग, क्योंकि हंटिंग भी करते थे ना एनिमल। ये खाना थोड़ी, घास फूस थोड़ी खाती थी ये ट्राइबल कम्युनिटी, एनिमल्स भी खाती थी, प्लांट्स भी, प्लांट बेस्ड खाना भी खाती थी, लेकिन मोस्टली एनिमल्स खाती थी। तो हंटिंग भी नहीं करने देते थे, ग्रेजिंग भी नहीं करने देते थे, लैंड में एंट्री नहीं होता था। तो सेम वही इंडिया वाला लॉजिक लगाया आपने, प्रोहिबिशन कर दिया कि हमारे लैंड में मत घुसो, ये लैंड अब तुम्हारा नहीं है। सेम ही व्हाइट लोग, यूरोपियन लोग जहां जाते थे सेम ही गंदगी फैलाते थे। चलो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन द पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के लोगों की जिंदगी पे क्या क्या असर पड़ा, सिमिलर है थोड़ा इंडिया जैसा। पहला है लिमिटेड मोबिलिटी। 19th सेंचुरी के आखिरी तक आते आते जो भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, अब उन्हें कुछ स्पेशल एरियाज में रहना होता था। बताया ना मैंने, इनफर्टाइल ड्राई एरियाज जो थे मसाई लैंड के, वो मसाई ट्राइबल कम्युनिटी को दे दिए, बाकी पूरा फर्टाइल लैंड यूरोपियन लोग अपने कब्जे में करके ले गए। तो ये जो बाउंड्रीज बना दी थी उन्होंने रिजर्व, नेशनल रिजर्व के आसपास या अपने एरिया के आसपास, उससे क्या हुआ था कि मसाई कम्युनिटी के एनिमल्स और उनकी खुद की जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था। पहले खुला घूमते थे अपने लैंड पे, अब खुला घूम नहीं पा रहे थे। दूसरा,
परमिट वर इम्पोज, इन पे भी इंडिया जैसे इन्होंने क्या किया, परमिट लगा दिया कि अगर तुम्हें घूमना है, अगर अपने लैंड में भी घूमना है तो तुम्हें स्पेशल परमिट चाहिए, और अगर तुम्हारे पास परमिट नहीं है तो तुम्हें हरास किया जाएगा, पिटाई की जाएगी, मारा पीटी, जेल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, जेल तो खैर वहां बना लिए होंगे, वैसे बना लिए होंगे, मेरे को पता तो नहीं है, मैं इनिशियली तो नहीं बनाए होंगे, बाद में तो बना ही लिए होंगे। यूरोपियन जहां जाते थे जेल बना देते थे, तो बना तो लिए होंगे। एनीवे, थर्ड पॉइंट इज पनिशमेंट। जो लोग इनके रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते थे मसाई कम्युनिटी के, उन्हें ये लोग पनिश भी करते थे और सिवियरली पनिश करते थे। कितने लोगों को तो जान से मार देते थे। पेस्टोलिस्ट को अलाउ भी नहीं करते थे ये व्हाइट लोगों के एरियाज में घुसने से। सेग्रीगेशन था ना, रेसिज्म कहां से आया? जैसे हमारे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, बाहर यूरोप के देशों में क्या है, रंग के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये ब्लैक लोगों को, अफ्रीकन लोगों को अपने से नीचा मानते थे व्हाइट लोग, अपने एरिया में घुसने नहीं देते थे और बोलते थे कि परमिट लेके घूमो, और परमिट लेके नहीं घूमोगे तो बहुत गंदी गंदी मारापीटी करते थे। देन वी हैव बैरियर ऑन ट्रेड। बहुत सारी एरियाज में इन्होंने बोला कि तुम्हें अपनी ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। व्हाइट जो लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, वो बोल रहे थे कि पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी जो भी ट्रेडिंग करती है वो बहुत डेंजरस है, सैवेज है। आपने देखा होगा सोसाइटी में जो लोग बिल्कुल सोसाइटी की तरह नहीं चलते, सोसाइटी उन्हें पागल घोषित कर देती है या डेंजरस घोषित कर देती है। तो व्हाइट लोगों का जिस तरीके से रहना सहना था, जिस तरीके का लाइवलीहुड था, ब्रेड बटर खाना एंड ऑल ऑफ दैट, वैसे नहीं रहती थी ट्राइबल कम्युनिटी। तो इन लोगों को क्या लगता था कि ट्राइबल कम्युनिटी गवार है, सैवेज है, दानव की तरह रहती है और डेंजरस है, खतरे वाली है। ठीक है, with whom all contacts had to be minimized। तो व्हाइट लोग इनसे कॉन्टैक्ट भी नहीं करते थे ज्यादा, या इनके यहाँ के लोगों को लाके अपने घर में नौकरों की तरह रखते थे। एंड इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज उन्होंने बिल्कुल बंद करा दी थी। पहले मसाई कम्युनिटी कुछ भी, जैसे कारपेट बना लिया, या फिर मसाई कम्युनिटी ने एनिमल्स का कुछ हस्क हो गया एनिमल का, टस्क हो गया एनिमल का, बाकी स्किन हो गई एनिमल की, इसकी ट्रेडिंग करके पैसे कमाते थे। वो सारी ट्रेडिंग इन्होंने करा दी बंद, क्योंकि इनको लग रहा था ये तो सिविलाइज नहीं है। देन डेसिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द कैटल। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कॉलोनियल रूल की वजह से, वो है कि पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स बहुत कम हो गई। ये देखो, ये सही फोटो है, कैसे वहां के लोगों को इन्होंने जमीन पे बिठाया हुआ है, उन्हीं का लैंड उन्हें कैसे बिठाया हुआ है। वेरी वेरी रॉन्ग। हिस्ट्री आप देखोगे तो दुख तो बहुत होता है। बट एनीवे, कॉलोनियल गवर्नमेंट से पहले क्या होता था कि जब भी कुछ सूखा पड़ता था, जब भी पैस्टल लैंड ज्यादा ड्राई हो जाते थे, तो नोमैडिक कम्युनिटी अपनी कैटल को लेके, अपने एनिमल्स को लेके कहीं और मूव कर जाती थी कि भाई यहाँ पे तो अभी खाना नहीं मिल रहा है एनिमल्स का, किसी हरियाली वाली जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमारे एनिमल सर्वाइव कर सके। तो ट्रेडिशनली जो अफ्रीका की पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी थी, वो किसी भी पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी की जगह बार बार माइग्रेट करती थी, मूव करती थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन अब क्या हो गया, कॉलोनियल रूल में मसाई कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उन्हें बोला कि एक ही जगह पे रहो। जो अच्छे अच्छे ग्रेजिंग लैंड थे, फर्टाइल ग्रेजिंग लैंड थे, जो 12 महीने साल के ग्रेजिंग लैंड बन सकते थे, वो तो सारा ले गई आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट। वो तो सारा उन्होंने नेशनल पार्क बना दिया, फलाना बना दिया, ढिमकाना बना दिया। जो ड्राई पार्ट्स थे वो दे दिए सारे मसाई को। अब ड्राई पार्ट्स में जब बारिश आती है फिर भी एक आधा चीज उग जाती है, लेकिन जब बारिश चली जाती थी तो वहां पे सूखा पड़ता था। जब सूखा पड़ता था तो कितने सारे लोग और लोगों के साथ साथ एनिमल स्टारवेशन से मर गए, बीमारियों से मर गए। और 2 साल के अंदर 2 साल के, सोचो 1933 एंड 1934, इसका तो सिर्फ हमारे पास डेटा अवेलेबल है, बाकी सालों का तो डेटा अवेलेबल नहीं है। 2 सालों के अंदर कैटल की जो पॉपुलेशन थी मसाई कम्युनिटी में, वो आधी हो गई, 50% हो गई। 50% कैटल कहाँ गई? भूख की वजह से, खाने की कमी की वजह से मर गई। राइट, नेक्स्ट, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। अच्छा जी, अभी ऐसा नहीं है कि आप उनके इकोनॉमी पे, लाइवलीहुड पे हाथ डाल रहे हो, नहीं, आप उनकी सोसाइटी में भी दखल दे रहे हो। अच्छा, पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स बार ब्रिटिशर्स ही निकलते हैं क्योंकि इंडिया से है ना अपन। यूरोपियंस के आने से पहले मसाई कम्युनिटी की सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। एल्डर्स होते थे बड़े बूढ़े कम्युनिटी के लिए, जो पूरी कम्युनिटी पे रूल किया करते थे, सारे मेजर डिसीजन वो लोग लिया करते थे। झगड़ा हो जाता था लोगों के बीच में तो वो सुलझाया करते थे, उनकी बहुत चलती थी, सब लोग उनकी बात मानते थे। बाकी सारे लोग आते थे वॉरियर्स में। अब वॉरियर कम्युनिटी का काम होता था ट्राइब की प्रोटेक्शन करना। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में एक ट्राइब नहीं थी, हम सिर्फ एक ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर वर वेरी हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स इन अफ्रीका, राइट। तो ट्राइब की रक्षा करने का काम होता था वॉरियर्स का, अडल्ट लोगों का। जब जो बच्चे होते थे वो ट्राई करते थे कि बड़े होके हम लोग वॉरियर कैटेगरी में जाएंगे, उनके लिए उन्हें जो है अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ती थी। जैसे आपको टेस्ट में पूरे नंबर लाने पड़ते हैं टॉपर कहलाने के लिए, वैसे ही मसाई बच्चों को, मसाई टीनेजर्स को अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ती थी वॉरियर कहलाने के लिए। और वर्थ कैसे प्रूव होती थी? वर्थ प्रूव होती थी कैटल रेडिंग से। सो कितना
कितना इंटरेस्टिंग है, सारी की सारी ट्राइबल कम्युनिटीज कैटल रेडिंग में पार्टिसिपेट करती थी। डकैती जानते हो, कैटल की डकैती होती थी, एक ट्राइब दूसरी ट्राइब की कैटल चुराने का काम करती थी, और जो ट्राइब जितनी कैटल चुरा सकती है उतना मतलब उसका क्या है, बोल वाला है, मतलब कि डोमिनेशन है कि भाई आप हमारे नाक के नीचे से हमारी कैटल उठा के ले गए, आप में तो बहुत जान है, राइट। तो जब भी किसी टीनेजर को वॉरियर बनना होता था तो वो कैटल रेडिंग में हिस्सा लेते थे और फिर अपनी वर्थ को प्रूव कर देते। तो एक तरीके से ट्राइब कितनी पावरफुल है, ट्राइब के वॉरियर्स कितने पावरफुल हैं, कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी ट्राइब को, इस सब का जायजा लगता था कि कितनी बार वो लोग कैटल रेडिंग में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि कैटल रेडिंग का कोई कंपटीशन होता था, चोरी होती थी, डकैती होती थी, कभी भी कोई भी कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी पे धावा बोल के उनकी कैटल ले जाती थी, ठीक है। सो ये तो था ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब जब कोलोनाइज सोसाइटी हो गई, जब यूरोपियंस आ गए, तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये सब कुछ हटा दिया उन्होंने बोला कि अब दो ही तरीके के लोग हैं, एक तो चीफ है और दूसरे अदर है। जैसे वहां पे कॉन्ट्रैक्टर रख लिए थे ना इंडिया में, वैसे ही उन्होंने क्या किया, हमारी अफ्रीका की ट्राइबल कम्युनिटी में उन्होंने कुछ लोगों को चीफ बना दिया, कुछ लोगों को हेड बना दिया सोसाइटी का, और उन्होंने जो भी रेडिंग होती थी, कैटल की रेडिंग होती थी या जो वॉर होती थी ट्राइब्स के बीच में, वो सब उन्होंने बंद करा दी। बोला ये सब फालतूगिरी है, तुम लोग ये मत करो, तुम लोग सिर्फ अब हमारी बात मानो। अब रिजल्ट क्या हुआ इससे कि जो चीफ बन गए लोग, उनको तो सैलरी आती थी, उनको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पैसे मिलते थे और उनकी पेस्टोरलिस्ट इनकम भी आती थी। तो चीफ लोग धीरे धीरे हो गए अमीर, उनके पास पेस्टोरल इनकम भी थी जो उनके एनिमल्स से आती थी, खेती से आती थी, नॉन पेस्टोरल इनकम भी थी जो उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की सैलरी से आती थी। अब उनका क्या हुआ, उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि बाकी लोग जो थे मसाई कम्युनिटी के, वो तो गरीब थे क्योंकि वो नहीं थे ना चीफ, वो तो अदर कैटेगरी में आ रहे थे, उनका तो पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा था ट्रेडिंग पे, कैटल ट्रेडिंग पे, वो सब तो बंद करा दिया तुमने, तो उनके तो खाने के भी वांदे चल रहे हैं। तो उनको जो चीफ लोग हैं मसाई कम्युनिटी के, वो पैसे लेंड किया करते थे और पैसे लेंड करने पे फिर उस पर ब्याज भी खाया करते थे बैठ के। तो धीरे धीरे चीफ लोग और भी अमीर हो रहे थे, धीरे धीरे इवेंचुअली जो चीफ थे कम्युनिटीज के, वो जो मोस्टली आदमी हुआ करते थे, वो आदमी धीरे धीरे आसपास के शहरों में जाके सेटल हो गए। उनके बीवी बच्चे जो थे वो गाँव में रहते थे, मसाई एरिया में रहते थे, अपनी कैटल वैटल की देखभाल करते थे, घर खेती वेती की देखभाल करते थे। लेकिन आदमी सारे अपना पैसा वैसा लेके कहाँ चले गए, घर पैसे बेचते रहते थे, बट मोस्टली सिटीज में जाके शिफ्ट हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास इतना पैसा हो गया था कि अगर कभी कभी मसाई लैंड में सूखा भी पड़ता था, ड्रॉट का मतलब सूखा, या ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हो जाती थी, मारधार हो जाती थी, छीना झपटी हो जाती थी, तो भी चीफ्स के पास इतना पैसा होता था कि वो लोग सर्वाइव कर लेते थे, राइट। तो उनके पास रेगुलर इनकम भी आती थी, वो चाहते थे तो ज्यादा एनिमल्स खरीद लेते थे, ज्यादा सामान खरीद पाते थे, ज्यादा लैंड खरीद पाते थे, दे वर इन द रिच कैटेगरी। लेकिन ऑन द अदर हैंड द अदर पीपल वर वेरी वेरी पुअर, उनकी कोई इनकम प्रिडिक्टेबल नहीं थी, मतलब उनको पता ही नहीं है कब पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। जब कुछ बेचने दोगे, ट्रेडिंग करने दोगे, तब तो पैसे आएंगे, तुमने तो ट्रेडिंग ही बैन कर दी। अब उन्हें जब बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता था, ड्रॉट पड़ जाता था, तो एनिमल्स भी मर जाते थे सूखे की वजह से, और फसल तो खराब हो ही जाती है सूखे में। तो ये लोग क्या करते थे, आसपास के शहरों में जाते थे छोटी मोटी जॉब ढूंढने, तो कभी किसी छोटी फैक्ट्री में काम कर लिया, कभी कहीं पे फैक्ट्री में काम कर लिया, कभी रेलवे में काम कर लिया, बहुत छोटी छोटी ऑड जॉब्स मिलती थी। ऑड जॉब्स का क्या मतलब होता है बच्चा, और जॉब्स का मतलब होता है वो वाली जॉब्स जिनके लिए कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कभी कोई स्कूल बन रहा है वहां पे भी काम कर लेंगे, कभी कहीं पे सीमेंट की घिसाई चल रही है वहां पे भी काम कर लेंगे, कभी कोई काम कर लेंगे, कभी कोई काम कर लेंगे। तो और जॉब, जैसे इंजीनियर है, अगर सिविल इंजीनियर है तो वो सिविल इंजीनियरिंग ही करेंगे, बट ऑन द अदर हैंड जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो कोई भी काम उठा लेते हैं जहां पे उन्हें पैसे मिल रहे हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होती है, तो और जॉब उसे बोलते हैं ना। कंक्लूजन क्या है पूरे इस पार्ट का, कि कोलोनाइजर्स ने, यूरोपियंस ने आके मसाई कम्युनिटी की सोसाइटी को दो तरीके से बर्बाद किया। एक तो उनका जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था जहां पे एल्डर्स और वॉरियर्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, वो उन्होंने कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे सोसाइटी बन गई चीफ और अदर में। और दूसरा, उन्होंने सोसाइटी में एक नई चीज ऐड कर दी, गरीबी और अमीरी का भेदभाव, जो पहले नहीं थी, ठीक है। सो ये दो प्रॉब्लम्स आई कोलोनाइजर्स की वजह से अफ्रीका में। ना आगे जाने से पहले एक और होमवर्क क्वेश्चन है आपका। द होमवर्क क्वेश्चन इज दिस, 4 स्टेटमेंट्स हैं आपकी आंखों के सामने, इसमें से कौन सी सच्ची है आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं जा रही हूं आगे कंक्लूजन की तरफ। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि बहुत कुछ हुआ नोमैडिक कम्युनिटी के साथ, चाहे वो इंडिया हो चाहे अफ्रीका हो। कोलोनाइजर्स ने आके, यूरोपियंस ने आके पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज का जीना जरूर मुश्किल किया। उन्होंने उनसे उनके लैंड छीन लिए, उन्होंने उनका ग्रेजिंग लैंड लिमिटेड कर दिया, उन्होंने उनकी मोबिलिटी पे, मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, उनके एनिमल्स का नंबर कम हो गया, उन्हें क्रिमिनलाइज कर दिया, बहुत सारी उत्पीड़ना की उन पे। लेकिन नोमैडिक कम्युनिटीज फिर भी सर्वाइव कर गई, चाहे अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो। नंबर इनका डेफिनेटली कम हो गया है, लेकिन सच
सच अ कमेंडेबल जॉब कि इतनी एडवर्सिटीज में भी वो सर्वाइव कर गई. सो दे सर्वाइव्ड थ्रू एडवर्सिटीज. चाहे कोई फार्मर बन गया, चाहे किसी ने अपने एनिमल्स को बेच के थोड़ा सा अपना अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर लिया, चाहे कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन दे सर्वाइव. तो इस चैप्टर से डेफिनेटली हमें नंबर तो मिलते हैं, लेकिन हमें एक और शिक्षा मिलती है दैट देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इफ यू बिलीव देयर इज. यानी कि अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी सही नहीं जा रहा है, तो सिर्फ आपको विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, और आत्मविश्वास से सब कुछ मुमकिन है. तो बस बिलीव करते रहो, जैसे नोमैडिक कम्युनिटी विश्वास करती रही अपने एनिमल्स पे, खुद पे, अपनी पावर पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, वैसे ही हमें भी एज स्टूडेंट्स विश्वास करना है. सो आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा. अगला लेक्चर जो है हमारा पॉपुलेशन चैप्टर पे आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. और जो चैनल की शॉर्ट्स है, शॉर्ट वीडियोस जरूर देख लेना, छोटी छोटी हैं 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स की. उसमें मैंने बहुत अच्छी आपके लिए टिप्स बनाई हुई हैं. दोस टिप्स विल रियली हेल्प यू टू स्कोर 100 out of 100 इन क्लास 9th SST. डोंट फॉरगेट टू वॉच देम. दिस इज योर टीचर शुभम पाठक साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड लव यू.